मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Very good. Rub your both palms. Making positive counting outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your right. Now open your eyes. Okay. तो आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं। सॉरी, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हम मिल नहीं पा रहे थे और इस वजह से आप लोगों की क्लास भी डिले हो गई है। आज हम नया सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरणा, एक बार मुझे या तो आप होस्ट बनाइए, आप सोनिया को को होस्ट बना दीजिए तो वो ज्वाइन कर देंगी बाकी सभी को, और आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए मुझे। ओके। मैम आपकी आवाज एको हो रही है क्या? सभी को हो रही है क्या? आप एक बार मैसेज से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ मैसेज कर। मैम, यस मैम हो रही है। मैम इको नहीं हो रही है, बट वो आपने आज अलग मतलब शायद ये पहना है ना ईयरफोन्स, तो उसकी वजह से कुछ तो अलग हो रही है आवाज आ रही अच्छा है। अच्छा, हाँ, बाहर से आ रही होगी फैन की। एक सेकंड में हेडफोन हटाती हूँ। हेलो, अभी ठीक है वॉइस? बोलिए अब मुझे आप लोग यस की। मैम, हाँ ठीक है। स्लो है थोड़ा सा। कम आ रही है मैम स्लो आवाज। कम आ रही है? हाँ बहुत कम आ रही है। मैम लग रहा है मध्य प्रदेश से बोल रही हैं आप बिल्कुल। मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ? अच्छा, तो चलिए ठीक है। अभी मैं तेज तेज बोलने की कोशिश करूंगी, आप लोग आवाज आएगी तो आप लोग बताइएगा। अभी ठीक है? जी हेलो। मैम। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हम लोग के कौन कौन से सिस्टम हो चुके हैं, जल्दी बताइए। मस्कुलर स्केलेटल, नर्वस सिस्टम, हम्म। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, और सिस्टम। हाँ ठीक है। तो हमारे एंडोक्राइन तक कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है आप लोग पढ़ चुके होंगे बढ़िया से एकदम, ठीक है, एंडोक्राइन तक। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप सभी लोग को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी सही तरीके से, सब लोग जूम कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि डाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में। इट इज अ प्रोसेस। तो हमेशा याद रखिएगा, ये एक प्रोसेस और प्रक्रिया है जिसमें हम फूड, जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं, उनको सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। समझ में आया इतना डाइजेशन होता क्या है? यस मैम। मैम आपका है ना? वॉइस बहुत तो ज्यादा। वो डाइजेशन अभी ठीक है? ईयरफोन्स के साथ ही ठीक हेलो। है। अभी ठीक है मैम, इससे पहले थोड़ी देर वॉइस भी मतलब वॉइस और वीडियो भी फ्रीज हो गया था। हाँ, बीच बीच ना मेरा मोबाइल सट वो हो रहा है, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, हैंग हो रहा है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लैपटॉप हो चुका है अपडेट। मेरे लैपटॉप से हो जाए तो मैं लैपटॉप से ही आप लोगों को करूंगी, क्योंकि मुझे भी उसमें थोड़ा सा सहूलियत रहती है लैपटॉप में पढ़ाने में, ठीक है? अभी तो वीडियो अभी तो हम नहीं थोड़ा दिख रहा है। 5 मिनट बस। वीडियो दिख रहा है आप लोगों को मैम का? हाँ नहीं। कि आप लोग को आवाज अच्छे से आए। नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा है। है ना? दिख रहा है। वॉइस मैम, ठीक आप आ एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, फिर आवाज रही तेज है? आई। हाँ ठीक है, एक बार ज्वाइन रुकिए। जी जी।
लोगों को? हेलो। यस मैम। ये मैम आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ अपना, क्योंकि अब वॉइस ठीक आए इसीलिए। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, कि जो भी फूड हम खाते हैं उसको पचाने की पूरी प्रोसेस जो होती है वो डाइजेशन कहलाती है। अब ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसके साथ और भी प्रोसेसेस काम करती है। मतलब कि हम जब खाना खाते हैं से लेके खाने को बॉडी के बाहर निकालने तक की सारी प्रोसेसेस होती है। तो डाइजेशन सेकेंड नंबर पे आने वाली प्रोसेस है। अब इन प्रोसेस में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने सारे सिस्टम पढ़े, तो सारे सिस्टम में मैंने आपको बताया कि किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। मसल की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, बताइए। स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ, मस्कुलर सिस्टम। वाह, स्टडी ऑफ मसल पूछ रही हूँ मैं। मायोलॉजी। हाँ, आप सभी लोग भूलते जा रहे हैं क्या पीछे का? एनाटॉमी एकदम गायब है लगता है मेरे को। ठीक है, तो मायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मसल। स्टडी ऑफ स्केलेटल क्या होती है, जल्दी बताइए। ऑस्टियो। ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी। 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 ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टडी होती है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब हम स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टमक मतलब आमाशय, इंटेस्टाइन मतलब हमारी आंत, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनकी साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। इसी को ही हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी। मतलब कि जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें हमारी क्या आएगी, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी। गैस्ट्रो होता है वर्ड आपके स्टमक के लिए, इंटेरो वर्ड होता है इंटेस्टाइन के लिए। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी, और यही है आपके स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है भाई? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। अच्छा, मैं ना एक सेकंड। हेलो, मेरी आवाज आ रही ना आप सभी तक? हाँ। हाँ ठीक है, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है बड़े बड़े स्क्रीन में देख के खुद को। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन तो सेंड कर देती हूँ प्रेरणा, क्योंकि फिर मुझे बार बार आपको बोलना पड़ेगा अप डाउन करने के लिए। आप एक बार ऑफ कर दीजिए, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं तो फिर आप दोबारा ऑफ कर। हाँ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते तो हम उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है, ये होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर की स्टडी। अब जब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरा होता है आपका रेक्टम और एनस, जहां से आपका फूड बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं प्रोक्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्रोक्टोलॉजी। प्रोक्टोलॉजी। तो ये आप लोग 2 चीज याद रखिएगा मेनली, अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्टडी ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है, अगर रेक्टम और एनस के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोक्टोलॉजी। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया हम जो भी खाना खाते हैं सॉरी मैडम, उसके एक लिए, बार फिर से बोल दीजिए प्लीज प्लीज। रेक्टम और उसका जो है उसको क्या कहते हैं? हाँ, रेक्टम और एनस की साइंटिफिक स्टडी को प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। PROCTOLOGY। ठीक है, प्रोक्टोलॉजी। आया समझ में भाई? लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम, थैंक ठीक है, चलिए अब हम जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी फूड हमारे द्वारा खाया गया है वो तो निकाला भी जाएगा बाहर। तो इस पूरी प्रोसेस में कुछ कुछ प्रोसेस काम आती है
विच आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको 6 प्रोसेस भी देखने को मिलती है, मेनली 4 प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। तो पहली है आपकी इंजेक्शन, मतलब कि जब हम खाने को खाते हैं, ठीक है, खाने को या भोजन को निगलना कहलाता है हमारा इजेक्शन। क्या कहलाता है भाई? इजेक्शन, याद रखिए। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। आइडिया की स्पेलिंग क्या होती है? आइडिया की स्पेलिंग क्या होती है? IDEA। IDEA। आईडीए। ठीक है, यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है एई। ये प्रोसेस आपको लाइन से याद रखनी है। पहले हम खाना खाते हैं, दैट इज इंजेक्शन। जब खाना हमारे द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम डाइजेशन। एसिमिलेशन मतलब उसको मिलाना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है, उसको मिलाना कहलाता है एसिमिलेशन, और बाहर निकालना कहलाता है आपका इजेक्शन। तो इंजेक्शन मतलब अंदर लेना, डाइजेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, एसिमिलेशन मतलब जब हमने तोड़ दिया तो उसको हम मिलाएंगे, और मिलाने के बाद होता है इजेक्शन। ये 4 बेसिक प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पहला प्रोसेस इजेक्शन, दूसरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ से या कहीं भी बॉडी से हमारे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जो कि खाने को तोड़ने का काम करता है। तो दूसरी प्रोसेस होती है आपकी सिक्रेशन। तीसरा होता है आपका मिक्सिंग और प्रोपल्सन। मिक्सिंग को ही एसिमिलेशन कहते हैं, तो तीसरी ये होती है। चौथी देखने को मिलती है डाइजेशन, पांचवी है एब्जॉर्प्शन, छठवीं है डिफिकेशन। तो इजेक्शन को डिफिकेशन भी कहते हैं। बट आपको ये 6 प्रोसेस याद नहीं रहेंगी, तो आप 4 प्रोसेस याद रखिएगा। किससे? आइडिया से। बस आइडिया की स्पेलिंग में ई को बाद में कर दीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा भाई। ये प्रोसेस आपको सीक्वेंस में पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो जो भी हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें होती है, मैकेनिकली और बायोकेमिकल, मतलब कि केमिकल्स भी उसमें मिलाए जाते हैं और मैकेनिकल यांत्रिक रूप से भी उसमें कार्य किया जाता है। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पहले आप लोग डायग्राम देखो। ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, एकदम से फिक्स हो जाना चाहिए कि इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है, ठीक है। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो आपका आता है यहाँ पर माउथ। हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा? नाक से। नाक से, दोनों से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हम मुख से भी क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो माउथ और नोज, मेनली नोज माना जाता है, लेकिन माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला जो अंग है वो है हमारा माउथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिल रही है। मैं आपको मेन पहले बताऊंगी, तो उसके लिए हम पहले अभी देखेंगे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, फिर कौन से मेन है और कौन से अलग से है वो पढ़ना है। तो सबसे ऊपर कौन सा आता है भाई? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कहाँ पर क्या सिचुएटेड है। अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि लीवर बॉडी के कौन से साइड में पाया जाता है, बताइए कौन से साइड में लीवर होता है? राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड। स्टमक कौन से साइड में होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में होता है, तो डायग्राम है। अपेंडिक्स कौन से साइड में होता है? राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड, ठीक है। तो ये सब चीजें जनरली पूछ ली जाती है हमसे, और ये बहुत सिंपल चीज है, जनरली पूछी जाती है। पेनक्रियास कहाँ पर होता है? स्टमक के नीचे, लेफ्ट साइड। ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना। अब बहुत सिंपल है, जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी पढ़ा उनके लिए मैं एक बार बता दूं। सबसे पहले होता है आपका माउथ, यहाँ पर आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनको हम लार ग्रंथियां कहते हैं। इसके नीचे होता है आपका इसोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी पाइप बोलेंगे भाई? फूड पाइप। फूड पाइप। और इसी के जस्ट आगे आप लोग को इतना तो पता होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी के आगे होता है या डाइजेस्टिव आगे होता है? कौन सा सिस्टम आगे पाया जाता है? रेस्पिरेटर। रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो ईसोफेगस के जस्ट सामने जो पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। अरे ईसोफेगस के जस्ट सामने भाई। फेरिंग्स। और ट्रैकिया,
फूड पाइप और विंड पाइप हम याद करते हैं ना, यहाँ पर हमारी ट्रैकिया होती है ना भाई, तो विंड पाइप कौन सी होती है? ट्रैकिया। इसोफेगस कौन सी पाइप होती है? फूड पाइप। फूड पाइप, ठीक है। अब इसके नीचे, इसोफेगस के जस्ट नीचे हमारा होता है लीवर। लीवर में पाई जाती है पित्ताशय, जिसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद होता है आपका, देखिए इसोफेगस से, अब ये अलग से होता है, इसोफेगस ही आगे जाकर ये मुड़ जाता है, इसोफेगस लीवर में नहीं जाता। लीवर, इसोफेगस जस्ट पीछे ही आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से आगे का प्रोसेस स्टमक बनाता है, लीवर अलग से होता है, इसलिए इसको हम मेन कैनाल में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो मेन कैनाल में हमारा माउथ, एसोफेगस, स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद नीचे आएंगे इंटेस्टाइन में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जाती है हमारी, इसके बाद आता है आपका रेक्टम, देन एनस, ठीक है। आया इतना समझ में आपको डाइजेस्ट सिस्टम कैसे दिखता है? यस मैम। अब हम पढ़ते हैं, इसके टाइप दो होते हैं, जनरली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट बनाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये साथ में होती है सहायक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें आपका होता है लीवर, सलाइवरी ग्लैंड और गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये सॉरी पेनक्रियास, ये आपके क्या होते हैं? एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। अब मैं इसको आपको एक एक करके पढ़ाती हूँ होता क्या। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक, एक सेकंड कहाँ चला गया भाई, वापस आओ, हाँ, जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ होता है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक? माउथ से एनस तक। हाँ, ठीक है। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारी 30 फीट लॉन्ग होती है। 30 फीट, 1 फीट बराबर कितने इंचेस होते हैं? 12। तो कितने इंचेस की बात करेंगे तो 360 इंचेस होएगा, ठीक है। और मीटर्स की बात करेंगे तो 5 to 9 मीटर्स मान के चले, 9 मीटर्स मान के चलिए होता है, ठीक है। इंचेस में 360 होएगा। तो आप इसको हर मेजरमेंट में देख लीजिएगा, कहीं वहां उन्होंने 30 फीट लिखा हो या ना लिखा हो, तो आपको हर मेजरमेंट में पता होना चाहिए। 30 फीट होती है, ठीक है, 360 इंचेस होती है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सा ऑर्गन लिया गया है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले होता है हमारा, क्या होता है भाई? माउथ। ठीक है। फिर आती है बकल कैविटी, माउथ से हमने खाना खा लिया, जहां पर ये जो सामने जहां पर खाना था, लार हमारा सलाइवरी ग्लैंड थे, इसको बोलते हैं हम बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। क्या बोलेंगे? बकल या और ओरल कैविटी। ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट होता है। तीसरा पार्ट होता है फेरिंग्स, यहाँ पर आपका पाया जाता है फेरिंग्स, जिस, ठीक है। अब देखिए, फेरिंग्स के 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लैरिंजियोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, ठीक है। 3 फेरिंग्स होते हैं आपके। इनमें से कौन सा खाने के काम आता है, तो यह भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो आप याद रखिएगा फेरिंग्स। चौथा कौन सा पार्ट है? इसोफेगस। कौन सा है भाई? इसोफेगस, ठीक है, बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इसके बाद है हमारा स्टमक, और फिर है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में लार्ज और स्मॉल। तो ये आपके मेन एलिमेंट्री कैनाल है। चलिए सभी लोग मुझे लाइन से बताइए, सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? माउथ, हाँ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज। वेरी गुड, ठीक है। तो ये, अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके नेट के एग्जामिनेशन में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो। देखिए, तो क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इनके नाम दिए गए थे, ठीक है, इनके नाम दिए गए थे, और आपसे पूछा गया था विच वन इज अ स्मूथ मसल। आपको नाम दिया गया था माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड एसोफेगस। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था इनमें से स्मूथ मसल कौन सी है,
चलिए आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊंगी। स्मूथ मसल कौन सी है इन सब में? इसोफेगस। और बताइए। अच्छा, इनमें से स्केलेटल मसल कौन सी है? अच्छा, स्केलेटल मसल होती क्या है? काम जिसको क्या हम होता अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। है? ठीक है। और स्मूथ मसल क्या होते हैं? जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो जनरली जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके लाइनिंग प्रिपेयर करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है। अब देखिए, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको इसमें से स्मूथ मसल बताना है और स्केलेटल। स्केलेटल जो हमारे कंट्रोल में है, तो आपको कोई खाना खिलाए, आपका मन करेगा तब आप चबाओगे, मन नहीं है तो नहीं चबाओगे, है कि नहीं? बकल यस कैविटी। मैम। माउथ। ये क्या हो गया आपका? माउथ जो है ये आपका स्केलेटल मसल है। ठीक है, कौन सी मसल है ये? स्केलेटल मसल। स्केलेटल। बकल कैविटी आपकी स्केलेटल मसल है। खाना खाना नहीं खाना आपकी मर्जी है, अंदर चबाना भी आपकी मर्जी है। फेरिंग्स कहीं हद तक स्केलेटल और स्मूथ दोनों में आता है, लेकिन जनरली हम इसको स्केलेटल में कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके 3 पार्ट्स है, कुछ हमारे कंट्रोल में होता है ये। लेकिन ईसोफेगस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो ईसोफेगस के बाद जितने पार्ट आएंगे दैट इज कंसीडर एज अ कौन सी मसल? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। और ये क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, यहाँ तक हम स्केलेटल मसल कंसीडर करते हैं, इसके बाद हम स्मूथ मसल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये ट्रैक मैंने आपको बता दिया 5 to 6 मीटर्स होती है। अब हम बात करते हैं हमारी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो देखिए, इसमें 3 ग्लैंड्स को ऐड किया गया है। पहला सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पेनक्रियास। कौन कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, हाँ, अब मैं आपको इसमें 3 चीज और बताती हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला नंबर, हम खाना खाते हैं तो खाना को चबाने का काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। पैंक्रियास। तो पहला सहायता का काम कौन कर रहा है? हमारा टीथ। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? टेस्ट का काम कौन करता है? टंग। टंग। ठीक है, तो दैट इज टंग, ये आपकी हो गई दूसरा। तीसरा है आपकी ग्लैंड्स, जो उनको मिलाने का काम करती है। तो 1 2 थर्ड नंबर पे होगी आपकी सलाइवरी ग्लैंड। फोर्थ नंबर है आपका लीवर। फिफ्थ नंबर होता है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, क्योंकि ये लीवर में ही पाया जाता है, तो जीबी, गॉल ब्लैडर। और एक और हो गया आपका 6 नंबर पे पेनक्रियास। इन 6 को हम एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स के, ये ग्लैंड की अगर कोई बात करेगा, ग्लैंड्स की, तो कौन से पार्ट आएंगे? ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास। हाँ, ये तीनों ही आएंगे। ठीक है, एसएलपी। और अगर मैं बात करती हूँ आपसे ऑर्गन की, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गन की, तो कितने ऑर्गन कंसिडर किए जाएंगे? 6। 6 ऑर्गन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इन 6 ऑर्गन में से क्या, कौन किसका क्या काम है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, तो जो हमारे पहले 3 है, पहले 3 कौन कौन से हैं? मैंने अभी आपको नंबरिंग दी है। टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीनों हमारे भोजन को फिजिकली तोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकली तोड़ने। हाँ, इसके बाद मतलब कि तोड़ने का ही काम करते हैं। हमने खाना खाया, उसको तोड़ने का काम टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है, कुछ एंजाइम मिलते हैं। इसके बाद के जो 3 होते हैं हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, ये हमारे भोजन को केमिकली तोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भोजन को केमिकली कौन से एसेसरी ऑर्गन तोड़ने का काम करते हैं और फिजिकली। तो आपको याद रहेगा फर्स्ट कौन कौन से, फिजिकली कौन कौन से हैं? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद केमिकली, केमिकल किन से स्राव होता है? लीवर, गॉल लीवर, ब्लैडर एंड पैंक्रियास। पेनक्रियास। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को?
भाई देखिए कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आ रहा है ना? यस। ठीक। अब ये तो कुछ, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखती हूँ। देखिए अब दूसरा है आपका, मैंने आप लोग को नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है? नर्वस सिस्टम के कितने टाइप बताए थे मैंने आप लोग को? 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम? 2। एक और ऐड कराया था मैंने, कौन सा बताइए, याद है? हेलो भाइयों बहनों, याद है कि नहीं है? सेंट्रल और पेरिफेरल था ना मैम, नर्वस सिस्टम। और ठीक है, इसके बाद एक और बताया था मैंने अभी क्लास ली थी। ENS, ऑटोनोमस। एंट्रिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड मानसी जी, एंटेरिक नर्वस सिस्टम मैंने तीसरा बताया था, ठीक है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये नर्वस सिस्टम हमारे जो नर्व जो होती है हमारी, ठीक है, इनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये नर्व पाया जाता है पूरा, ठीक है? इसीलिए ये क्या करता है, हमारे एएनएस से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये एएनएस का ही पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो ये हमारी वेगस नर्व के द्वारा एएनएस से ईएनएस में जुड़ता है, समझ में आया? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाने वाली नर्व का नाम क्या है, तो क्या होगा वो? एंटेरिक नर्व। एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब आपसे पूछेंगे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कैसे जुड़ा है हमारे, क्योंकि देखिए इस पूरे सिस्टम का काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके भोजन को पचाने का। अब ये क्या करता है, आपके वेगस नर्व जो पाई जाती है, कौन सा नंबर की नर्व है वेगस नर्व, जल्दी बताइए। 10 नंबर। कौन सी? 10 नंबर की है ना मैम? 11th 10। बताई थी मैंने आप लोग को। नहीं मैम, 11th है स्पाइनल एक्सेसरी। हाँ वेरी गुड, ठीक है, चलिए मैं कंफ्यूज करी थी। तो ऑटा फागवा मैंने आप लोग को बताया था ना, तो 10th नंबर पे हमारी कौन सी थी, एसेसरी थी, सॉरी 11th पे। 10th पे कौन सी है आपकी, वेगस नर्व। तो ये क्या करती है वेगस नर्व हमारी, ईएनएस को एएनएस से जोड़ने का काम करती है। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके द्वारा हमारा जो भी पाचन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी काम है वो ऑटोमेटिकली हो पाता है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, विच सिस्टम एंड फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट इज ईएनएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका। अब हम बात करते हैं सबसे पहला ऑर्गन, तो कौन सा पहला ऑर्गन है हमारा, माउथ, ठीक है? माउथ में क्या क्या काम होता है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन, या इसको हम फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड बोल सकते हैं, क्योंकि ये खाने को तोड़ने का काम करता है ये पार्ट। इसमें जो होता है टीथ और टंग मेनली, ठीक है? तो हमारे खाने का मैकेनिकल डाइजेशन करता है। फिर भोजन को मैस्टिकेशन करने का काम करता है। तीसरा, पाचक एंजाइम द्वारा भोजन को तरल बनाने का काम करता है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो एक एंजाइम का सिक्रीशन करती है विच इज नोन एज स्टाइलिन, ठीक है? उसके द्वारा हमारा खाना जो होता है आगे पचता चला जाता है और वो बोलस में टूटता है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि होता क्या क्या है डाइजेशन इन माउथ कैविटी। इसमें क्या होता है, भोजन को निगलने का काम होता है, स्वॉलिंग और डेगुलेशन। फिर होता है पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट, मतलब कि क्रमानुकंचम गति, जेड लाइन होती है ना, इस तरीके से खाने को आगे पहुंचाने का काम करता है। फिर केमिकल डाइजेशन और भोजन का एंजाइम द्वारा क्रियाएं करना, ये सब हमारा माउथ कैविटी में होता है। अब देखिए बताया गया मैमल्स में, मैमल्स है हम लोग, हम सभी मैमल्स है ना, तो पता होगा स्तनधारी, ठीक है? मैमल्स में पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, मतलब कि यहीं से ही जो होता है, जिसको मैंने आपको बताया ओरल कैविटी या बकल कैविटी, यहीं से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब आप बोलेंगे हम बिना खाए पचा लेंगे क्या, तो यहीं से एंजाइम मिलना शुरू होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, हम जो भी खाना दांत के द्वारा चबाते हैं वो खाना 3 जोड़ी लार ग्रंथि या फिर सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में पाई जाती है, जोड़ी में होती है, ठीक है? तो इनके साथ मिश्रित रहता है। आप जो भी चीज खाएंगे, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिक्स हो जाएगा और वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। यहाँ पर हमारा फूड जो होता है वो बोलस के फॉर्म में मिलता है, लार से मिलकर। तो आपसे पूछ सकता है
कि माउथ में हमारा फूड किस फॉर्म में होता है। आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलस के फॉर्म में, काइम के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में या एक्सेट्रा। तो आप क्या बोलोगे? बोलस। बोलस, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा फूड जो होता है वो बोलस के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पूरे दिन में, पूरे डेली में हमारे मुख से 1 to 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन होता है और ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, इसलिए हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है यहीं पर से। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होती है, मैं पहले आपको बता दूं ये कौन कौन सी ग्लैंड है, इनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। सबसे पहले होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? कौन सी भाई? पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड। तो ये आपका फ्रंट व्यू है और ये कौन सा व्यू है, उसके बगल वाला? लेटरल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है आपके कान के जस्ट सामने यहाँ पर। दूसरी ग्लैंड होती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड जस्ट आपके होंठ या आपकी लिप के नीचे यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आप पीछे, क्योंकि आप देखना, आप खुद महसूस करो, आप अपने टंग को नीचे की ओर लेके जाओ, आपका जहाँ पर दांत का एंडिंग है, आपको सलाइवा सलाइवा या कुछ लिक्विड सब्सटेंस नजर आ रहा है क्या, लग रहा है कि नहीं? अंदर की ओर लेके जाओ, ठीक है। ये जीभ है ना, इसको अंदर लेके जाओ, यहाँ पर आपको ग्लैंड समझ में आएंगी। ये होती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर होती है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड की जोड़ी पाई जाती है, कौन कौन सी? पीएसएस, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ठीक है, याद रहेगा भाई ये 3। अब इन तीनों के द्वारा क्या होता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है। तो हमारे स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम एक एंजाइम के द्वारा होता है विच इज नोन एज अ टाइलिन, ठीक है। सलाइवा में स्टार्च को तोड़ने का जो काम करता है एंजाइम, उसका नाम क्या होता है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। ये क्या होता है, ये सलाइवरी एमाइलेज से मिलकर ये एक सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है। अब देखिए, हमारा स्टार्च 2 तरीके से होता है। आप जब खाना खाते हो तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि पका हुआ होता है, जिसको हम कुक्ड या राइप कहते हैं। राइप मतलब पका हुआ, ठीक है। तो पका हुआ स्टार्च। दूसरा होता है कच्चा स्टार्च। तो जो हमारा टाइलिन होता है वो केवल कुक्ड स्टार्च को पकाने का काम करता है। कुक्ड स्टार्च का आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप रोटी खाते हो या चावल खाते हो तो वो क्या हुआ है, पका हुआ है कि नहीं? जी। हाँ, और अगर आप डायरेक्ट तेल पी लेते हो तो तेल क्या है, रॉ स्टार्च है ना, है कि नहीं? तो इनको पचाने का काम ये नहीं करता। हमारा टाइलिन केवल कुक्ड स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टाइलिन किसमें काम आता है और किसके डाइजेशन में। तो कुक्ड स्टार्च के, यहाँ पर नॉर्मली रॉ स्टार्च भी दिया होगा ऑप्शन में आपको, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब इसमें देखिए, ये किससे किसका मिलकर बना होता है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है किससे किससे मिलकर बना होता है। अब हम आते हैं आगे। देखिए, स्टार्च हमने जो भी लिया उसका डाइजेशन हमारी बकल कैविटी में 30% होता है, ठीक है। बाकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे शरीर में किस किस ऑर्गन में होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ कहाँ होता है भाई? एक होता बक्कल है कैविटी, बक्कल कैविटी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। बकल कैविटी में 30% डाइजेशन होता है स्टार्च का। मेन डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज 70%। तो आपको याद रखना है कि हम जो भी खाना खाते हैं मेनली स्टार्च, उसका 30% डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में होता है, बाकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। आया समझ में? और एक इसमें से 3 क्वेश्चन आपको आने ही आने कि टायलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, टायलिन कौन से स्टार्च का डाइजेशन करता है, हमारे शरीर में स्टार्च का डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू स्टडी और टू रिमेम्बर, ठीक है। अब देखिए, सलाइवा क्या करता है, इसमें
एक तो टाइलिन पाया गया, दूसरा इसमें एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होते हैं जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। जो भी वार्म पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे खाने के द्वारा अंदर जा रहे होते हैं उनको यहीं पे आधे से ज्यादा नष्ट कर दिया जाता है। नहीं तो हम कितना बाहर की चीज खाते हैं, हम फल फूल खाते हैं और ऐसे ही ठेले में लगे रहता है, हम जाते बढ़िया पानी पूरी खा लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ऐसे ही लोग खीरा बेचते हैं ट्रेन में तो हम खा लेते हैं। बैक्टीरिया तो बैठेंगे ही, छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन हमको भगवान ने इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है कि नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो लाइसोजाइम पाया जाता है जो हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें एक और होता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ये भी हमारे माउथ कैविटी में पाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है बकल कैविटी में क्या क्या चीज पाई जाती है। तो पहला क्या था भैया, बताइए जल्दी। टाइलिन, क्या था, टाइलिन, ठीक है। दूसरा लाइसोजाइम, ठीक है। तीसरा लिंगुअल लाइपेज। अब देखिए लिंगुअल लाइपेज क्या होता है, ये एक तरीके का एंजाइम है, ये भी डाइजेशन का काम करता है, लेकिन हमारे माउथ में रहने पर ये इनएक्टिव रहता है, ये कुछ काम नहीं करता माउथ में। इसका मेन काम जो होता है वो स्टमक में होता है, ये स्टमक में जाके डाइजेशन स्टार्ट करता है, वहां पर ये एक्टिव होता है। तो लिंगुअल लाइपेज भी आपको पूछ सकता है कि लिंगुअल लाइपेज एंजाइम एक्टिव स्टेज में कौन से ऑर्गन में रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टमक। स्टमक में, ठीक है। माउथ में रहता है लेकिन इनएक्टिव रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, खाना आ रहा है जा रहा है वो कोई मतलब नहीं, बोलता है मेरा काम तो भाई स्टमक में, अभी मैं सो रहा हूँ, स्टमक में जब खाना पहुंचेगा तो मैं उठ के पचाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो लिंगुअल लाइपेज स्टमक में काम करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है, एक सेकेंड, स्टमक नहीं, मैं आपको पहले पीछे का पढ़ाती हूँ। हाँ, अब हम आते हैं हमारी फेरिंग्स पे। इसमें देखिए स्लाइड्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन आपको अपने ऑर्गन तो लाइन से पता है ना भाई, पता है कि नहीं पता? जी मैम। हाँ, जी मैम। तो आप लोग ऑर्गन वाइज नोट्स बनाइएगा और ऑर्गन वाइज को पढ़िएगा। अब हम पढ़ रहे हैं फेरिंग्स। देखिए, तो मुख में जीभ के ऊपर जो भाग होता है, आप सब लोग जब भी मैं पढ़ाऊं ना या कुछ भी चीज पढ़ूं तो आप उसको टेस्ट करिए, सही में होता है कि नहीं होता। मैम ऐसे ही तो नहीं बोल रही है ना। तो जीभ के ऊपर जो भाग होता है उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, ये ऊपर है, ठीक है, हार्ड पैलेट कहते हैं। और पीछे का भाग जहां पर खेचरी मुद्रा करते हैं, जहां पीछे जीभ शुरू होती है उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो दो पैलेट पाए जाते हैं। यहाँ पर आपकी एक बोन पाई जाती है, कौन सी बोन होती है जल्दी बताइए। हाईलाइट। हाँ, कौन सी बोन होती है? मैम कहाँ पर पूछा आपने? पैलेट के पास कौन सी बोन पाई जाती है? मैंने आप लोग को पढ़ाया था। मैंडिबल। मैक्सिला। ऐसा भूल रहे, स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, मैंने आप लोग को क्रेनियल और फेशियल दो बोन पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन। थेमोइड बोन, कौन सी? थेमोइड बोन जो फेशियल बोन में आती है। भाई पैलेट कहाँ होता है, पैलेट कहाँ होता है बताओ। पैलेट या तालू, तालू पता है ना आप लोग को, तालू, तालू तो सब लोग जीभ के ऊपर, तालू। मुंह में यहाँ अंदर। पर मैंने आपको एक बोन पढ़ाई थी, नेजल बोन मैंने पढ़ाई थी ना बहुत सारी। वोमर बोन, नेजल, इंफीरियर नेजल कोंचा, एक पढ़ाई थी पैलेटाइन बोन, याद है? जी मैम। याद आई? यहाँ पर होती है आपकी पैलेटाइन बोन। कितना सिंपल है भाई, स्केलेटल सिस्टम अच्छे से पढ़ लो, दोबारा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पैलेटाइन बोन पाई जाती है, याद रखना। अब देखो मैम क्या दोनों तरफ पाई जाती है? दो बोन होती है ना वो पैलेटाइन? देखिए वोमर आपकी एक होती है, हाँ, दो तरीके से क्लासिफाई होता है ना, ये 20 से क्लासिफाइड हो जाता है। ऊपर पाई जाती है इसके जस्ट, ये जो तालू है ना, तालू से अटैच होती है आपकी पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा, जोड़िए पीछे की चीजों को, नहीं तो गए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, फेरिंग्स होता कहाँ पर है। तो हमारी जो ओरल कैविटी होती है, अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है, उसके पोस्टीरियर भाग, पोस्टीरियर मतलब बताओ, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, ठीक है।
अब देख इमेजिन करना है पूरा ओरल कैविटी के पोस्टीरियर भाग, जो कि हमारा सॉफ्ट पैलेट है। दो पैलेट होता है, दो तालू, एक होता है आगे की ओर जो थोड़ा सा हार्ड होता है, आपके दांत के पीछे। आपको समझ में आ रहा है, हाथ रख के देखिए, वीडियो तो ऑन नहीं है, मेरे तो वीडियो ऑन है, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ, तो उंगली रखिए, ये आपका सॉफ्ट हार्ड पैलेट, उसके जस्ट पीछे आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट और सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में हमारी फेरिंग्स पाई जाती है। ये अब देखो इसका डायग्राम देखो, आपको अब समझ में आएगा। ये पैरानेजल साइनस है, आपका साइनस बनाऊंगी। ये है आपका, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पार्ट जी है मैम। जहाँ, ये है आपका सॉफ्ट पैलेट। सामने का होता है आपका हार्ड पैलेट, ठीक है। ये है हार्ड पैलेट, ठीक है, ये हार्ड पैलेट है। यहीं पर आपका ये होता है आपका सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट, इसके पास ही पीछे की ओर यहां से आपकी फेरिंग्स स्टार्ट होती है। तो जो हमारे नाक से रिलेटेड फेरिंग्स है, नाक से, नेजल से, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ओरल कैविटी की बात, जो हमारे मेन डाइजेशन में काम आती है, रेस्पिरेशन में काम आती है, नेजोफेरिंग्स से स्टार्ट करेंगे। ओरल फेरिंग्स होती है हमारी यहाँ से, ठीक है। तो ये कहां पर पाई जाती है? आपके सॉफ्ट पैलेट के पीछे, यहां से लेके आपके सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक पाई जाती है आपकी फेरिंग्स। क्या पाई जाती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स। समझ रहे हैं इसकी लोकेशन? 3 फेरिंग्स होते हैं आपके, लोकेशन समझ में आई ना कहां पर होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। आगे बोला गया है ये एक फनल शेप चैम्बर होता है, कीपाकार होता है। ये आपको दिख रहा होगा कीप के आकार किस तरीके से होती है। फेरिंग्स 3 तरीके की होती है। पहली होती है नासाग्रसनी नेजोफेरिंग्स, जो कि नेजल कैविटी से रिलेटेड रहती है। दूसरी होती है ओरोफेरिंग, जिसको हम मुख ग्रसनी कहते हैं, जो कि हमारे ओरल कैविटी से रिलेटेड होती है। तीसरी होती है लैरिंजियोफेरिंग, इसी को ही हम लैरिंग्स कहते हैं, जो कि अलग से हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी में अलग से हम लैरिंग्स पढ़ते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव में अलग से लैरिंग्स नहीं पढ़ते, क्योंकि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोला जाता है, बोलने का काम करता है, जो कि रेस्पिरेशन में ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंठ ग्रसनी। आया समझ में? इतना 3 होती है हमारी फेरिंग्स। कौन कौन सी? नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरल एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, लैरिंग। हाँ, तो ये आप लोग को याद रखना है, NOL, ठीक है। ये अब हमारे डाइजेशन में जो जनरली ओरोफेरिंग्स काम करती है। अब हम आते हैं आगे, चलिए अब हम करते हैं लैरिंग्स की बात। देखिए मेनली अगर हम लैरिंग्स की बात करते हैं तो वो कहाँ पर हमारे बोलने वॉइस बॉक्स के रूप में काम करता है। अब वो डाइजेशन में कैसे काम करता है हम इसको पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो फेरिंग्स होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। फेरिंग्स क्या करता है? गुलेट, 2 छिद्र पाए जाते हैं। अब आप लोग ये डायग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा। ये है आपका लैरिंग्स, दिख रहा है यहां से यहां तक? दिख रहा यस है? मैम। ये है आपका एपीग्लोटिस, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस, सबग्लोटिस और गुलेट। गुलेट होता है आपके पीछे, जो खाने का काम करता है। दो, आप मान लीजिए आपको घर के अंदर जाना है, ठीक है। अब आप घर के अंदर जा रहे हो, घर के अंदर 2 दरवाजे। सबसे पहले तो ये मेन गेट है आपका, आप मेन गेट से घर चले गए, ठीक है। अब आपको 2 जगह जाना है। एक जाना है आपको अपने बेडरूम, जहां पर एसी लगी है, जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। दूसरा आपको जाना है आपके किचन, जहां आपको खाना मिलेगा, ठीक है। तो जहां आपका बेडरूम है, बेडरूम जाने का जो दरवाजा है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। एसी कहाँ लगे रहती है? बेडरूम में रहती है ना एसी। हवा कहाँ मिलती है आपको अच्छी वाली? रूम वही में। मिलती ना, है ना। तो हम बेडरूम में क्या ले जाते हैं? हवा ले जाते। तो जो दरवाजा हमें हवा की तरफ लेके जा रहा है, मतलब कि विंड पाइप या फिर ट्रैकिया की तरफ लेके जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं भाई? ग्लॉटिस। ठीक है। जो दरवाजा हमको किचन की तरफ लेके जा रहा है, जो हमको खाना खाने का काम कराएगा, उस दरवाजे को बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं? ग्यूलेट। गुलेट, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि हमारा जो फेरिंग्स होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ग्लॉटिस के द्वारा ग्लॉटिस कहाँ पर खुलता है और गुलेट कहाँ पर खुलता है? तो
गुलेट से होकर भोजन फूड पाइप में प्रवेश करता है। फूड पाइप क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो इसोफेगस। गुलेट से आ जाता है हमारे ईसोफेगस में, ये हो गया आपका गुलेट, ठीक है। और ग्लॉटिस से हम वायु क्या होती है? विंड पाइप में जाती है। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? खाना खाते खाते जब हम बात करने लग जाते हैं तो खाना फूड पाइप में ना जाके कहाँ चला जाता है? विंड विंड पाइप पाइप में में। चला जाता है, और फिर हमें हिचकी आने शुरू हो जाती है। आया समझ में? ये खाना अटकने लग जाता है। आया? यस मैम। ठीक है, ये हमारी पूरी तरीके से फंक्शन है कि कैसे करता है। अब देखिए, अब हम खाना खाएंगे तो ग्लॉटिस खुले रहेगा तो खाना तो उसमें जाएगा ही। तो ग्लॉटिस के कमरे को बंद करने के लिए एक और जालीनुमा दरवाजा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप में जो ग्लॉटिस है उसको ढकने का काम करता है एपिग्लॉटिस, जिससे कि जब हम खाना खाएं तो हमारा खाना विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? आया कि नहीं? यस मैम। देखिए, गुलेट के द्वारा खाना कहाँ जाएगा आपका? एसोफेगस में, इसोफेगस, ठीक है। और ग्लॉटिस के द्वारा आपका खाना कहाँ जाएगा? ट्रक ट्रक विंड ग्लॉटिस पाइप के में। द्वारा कहाँ जाएंगे हम? ट्रैकिया में, हवा लेके, ठीक है। अब देखिए, अब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आप बात करने लगे या कुछ करने लगे तो आपका खाना क्या होगा? यहाँ स्लिप हो जाएगा, जिससे कि वो आपके विंड पाइप में चला जाएगा। इसीलिए ग्लॉटिस को ढकने के लिए एक और दरवाजा पाया जाता है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ये हमारा एक कार्टिलेजनस प्लेट से बना हुआ होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा एपिग्लॉटिस ढक देता है, जिससे कि भोजन के कण ट्रैकिया में ना जाए। और जब हम बातचीत करते हैं तो एपिग्लॉटिस सही तरीके से ढक नहीं पाता, इस वजह से खाने के कण ट्रैकिया में चले जाते हैं या फिर पानी चला जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमको कफ जमने लग जाता है, तब हमें कफ की प्रॉब्लम होती है जनरली। भोजन के कण जब ट्रैकिया में चले जाएंगे तो हमको कफ की प्रॉब्लम होती है या खांसी आने लग जाती है। आया समझ में क्यों होता है भाई? हेलो इसमें यस मैम। जी, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया। अब हम आते हैं एसोफेगस में, ठीक है। अब हमने खाना ना खा लिया, खाना कहाँ आ गया? हमारा एसोफेगस में आ गया। किसके थ्रू आया एसोफेगस में? जल्दी बताइए, गुलेट या ग्लॉटिस? गुलेट। गुलेट से, बुलेट। ठीक है। गुलेट से खाना कहाँ गया? एसोफेगस में। अब ये आहार नाल का वह भाग है जो फेरिंग्स और स्टमक के बीच में पाया जाता है। फेरिंग्स और स्टमक के बीच में पाए जाने वाले पार्ट को एसोफेगस कहते हैं। इसका कुछ काम नहीं होता भैया, ये पाइप है, ये रास्ता है जाने का, बस आराम से जाने देता है ये। तो ये क्या करता है? ये नेक, ट्रैकिया, डायाफ्राम से होते हुए हल्की लेफ्ट साइड टर्न कर लेता है। ये लेफ्ट साइड टर्न हो रहा है, दिख रहा है ना आपको? लेफ्ट टर्न लिया है, क्योंकि हमारे स्टमक कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड का, इसलिए इसोफेगस लेफ्ट साइड टर्न करता है और हमारे स्टमक में जाता है, जो कि स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जे शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा स्टमक का। इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, एक ढक्कन या दरवाजा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। आप मुझे बताइए, कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? कार्डियक वर्ड हृदय के लिए। हृदय, ठीक है। अब हृदय होता है हमारे लेफ्ट साइड, होता है कि नहीं होता? यस यस। मैम। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में पाए जाने वाले स्पिंचर को क्या बोलते हैं? वॉल्व को कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर। देखिए, जब हमको जब एसिडिटी बढ़ती है या हमारे स्टमक में हम खाना नहीं खाते, गैस बनती है, तब हमको चेस्ट पेन होने लग जाता है। हमको लगता है पेन तो स्टमक रीजन में हो रहा है, लेकिन वहां पर कार्डियक स्पिंचर होता है, तो हमको उसकी वजह से प्रेशर हमारे चेस्ट के रीजन में पड़ता है। तो लोगों को लगता है कहीं हमको हार्ट अटैक ना आ जाए या कुछ ना आ जाए। तो जनरली गैस की वजह से भी थोड़ा थोड़ा चुभन होने लग जाती है, तो ज्यादा इम्पल्सिव होने की आवश्यकता नहीं है। गैस या एसिडिटी बढ़ने की वजह से भी ये होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे और आप कभी भी चेक कराओ और आपको हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो आप एक बार अपना एंडोस्कोपी कराइए, कहीं स्टमक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंडोस्कोपी करानी चाहिए इस कंडीशन में, जब अगर आपको हार्ट का नॉर्मल सब कुछ आ रहा हो तो। क्योंकि हार्ट में तो सब नॉर्मल है, तो हम तो एकदम बिंदास हो जाएंगे कि अरे भाई हार्ट तो नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं एसिडिटी की वजह से आपको स्टमक को ना प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस समय पे हम क्या कराएंगे, कॉन्स्कोपी कराएंगे, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी कराएंगे। ठीक है, एंडोस्कोपी में कैमरा लगा होता है जो आपके अंदर तक जाता है और बताता है क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको समझ में आया पहला स्पिंचर। स्पिंचर भी पूछे जाते हैं कि टोटल कितने स्पिंचर डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, तो ये पहला स्पिंचर आया है। स्पिंचर का काम क्या होता है, भोजन एक बार चला गया तो दोबारा वापस ना आए, इसलिए इसको ढकने का काम करता है स्पिंचर। लेकिन जब हम कुछ ज्यादा फूड खा लेते हैं तब भाई ये स्टमक तो कम ही लेगा, ज्यादा तो लेगा नहीं, तो ये स्पिंचर ओपन हो जाते हैं और हमें वॉमिटिंग के सेंसेशन होते हैं। ठीक है, तो पहला स्पिंचर है कार्डिक स्पिंचर, खाना गया और उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एसोफेगस, एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती, कोई एंजाइम नहीं होता, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ये बस एक काम करती है, फेरिंग से स्टमक तक खाने को ले जाने का काम करती है। एसोफेगस बहुत अच्छी बच्ची है, कुछ काम नहीं करती, बस बैठी रहती है, खाने को ले जाती है। अब ये क्या करती है, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, ये क्या करती है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये क्या करती है, खाने को बोलती है भाई तुम खाना आ तो रहे हो लेकिन मेरे को दिक्कत कर रहे हो, तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस एक लिक्विड सब्सटेंस है जो खाने को चिकना बनाने का काम करता है, तो ये भोजन को चिकना बना देता है जिससे कि खाना आसानी से हमारे स्टमक में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, क्या करेगा, ये बस म्यूकस का सिक्रीशन करता है एसोफेगस। ठीक है, इसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्केलेटल और नॉन स्केलेटल, तो इसमें दोनों पाई जाती है। मेनली इसका काम इनवॉलेंट्री है, कभी कभी वॉलेंट्री भी कर दी। तो आप लोग हमेशा क्वेश्चन के बेस पे आंसर करना, क्वेश्चन ज्यादा किधर, एलिमेंट्री मेथड का यूज करना आप लोग कि क्या किसको सपोर्ट कर रहा है ज्यादा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे। इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है जिससे भोजन आगे बढ़ता है। पेरिस्टाल्टिक मतलब जिगजैग मूवमेंट, इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, एसोफेगस में इन्वॉल्व इन डाइजेशन, सॉरी, ये क्या करता है, भोजन को निकलने में सहायता करता है। तो एसोफेगस समझ में आया आपको इतना? हेलो यस जी मैम। मैम। जी, तो एसोफेगस तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ठीक है, तो स्टमक के बारे में 5 मिनट ही लूंगी क्योंकि स्टमक बड़ा है और आप लोग अभी समझ में नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा एक पेज बस हम पढ़ेंगे स्टमक क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से ऑर्गन कर लिए, कौन कौन से ऑर्गन कर लिए भाई, नाम बताइए लाइन से। जी मैम, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, और अभी किया वो लैरिंग्स, लैरिंग्स भी किया और हाँ इसोफेगस। इसोफेगस। ठीक है, और एसोफेगस। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। एसोफेगस का कौन सा पार्ट आता है, स्टमक। स्टमक। ठीक है, तो हमारे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग जो है विच इज नोन एज स्टमक। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई कर्सर, हाँ, ये सबसे फैला हुआ भाग है। ये क्या करता है, ईसोफेगर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। यह उदरी गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट अपर साइड में पाया जाता है। ठीक है, ये पूरे कैविटी जहां हमारा पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक, इन सब को मिलाकर एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, मैंने आप लोग को 2 कैविटी पढ़ाई थी वेंट्रल में, कौन कौन सी थी, ये बताइए। Dorsal बॉडी and के, ventral. अरे Dorsal and भाई, ventral. बॉडी के वेंट्रल साइड में 2 कैविटी बताई थी, कौन कौन सी थी, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। हाँ, थोरेसिक और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट अपर साइड में डायाफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है कौन सा पार्ट, स्टमक। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर डायाफ्राम होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि जे शेप्ड होता है। ये ऑब्लिक पोजिशन में पाया जाता है। ऑब्लिक मतलब कि उठा हुआ पोजिशन में पाया जाता है। इम्प्टी पोर्शन तिरछी है, खाना खाने पर इसकी पोस्चर जो होती है वो पोजीशन जो है वो बदल जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक की पोजीशन बदल जाती है और इसमें निचले में कन्वेक्स होता है और ऊपरी भाग में कॉनकेव होता है। इन दोनों को मिलाकर कर्वेचर बनता है। देखो अब इसको मैं बताती हूँ, आप लोग बोलोगे बहुत ज्यादा हो गया। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आप लोग जानते हैं, अवतल और उत्तल, जानते नहीं जानते,
हेलो, यस जी मैम। मैम। ये है ऊपरी भाग में आपका कॉन्वेक्स, उत्तल बोलते हैं जिसको, ठीक है। दूसरा पाया जाता है आपका कॉनकेव, तो ये है ग्रेटर कर्वेचर। स्टमक के ऊपर के हिस्से में कॉन्वेक्स भाग होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। कर्व बन रहा है यहाँ पर, ग्रेटर कर्वेचर। और इसके नीचे होता है कॉनकेव भाग, जिसको हम बोलते हैं लेजर कर्वेचर। समझ में आया? दो कर्वेचर पाए जाते हैं आपके मैम स्टमक। आपने उल्टा बताया क्या? क्या नीचे जी? वाला क्या बोला? नीचे वाला मैंने बोला लेजर कर्वेचर, जो कॉनकेव है, कॉनकेव भाग। अच्छा ठीक है, समझ में आया? उल्टा लग रहा है? मैम, इसमें ऐसे क्यों लिखा है, इसके नीचे कॉन्वेक्स और ऊपरी कॉनकेव भाग को, ठीक तो लास्ट लिखा वाली है। ब्लू लाइन? अच्छा, नीचे इसको बोल रहे हैं, रुको। हाँ हाँ। आप इसको देखो, ये चीज देखो आप, ठीक अच्छा है। ओके ओके, हाँ हाँ। ये देखो आप, कॉन्वेक्स भाग है जो कि आपका ग्रेटर कर्वेचर बनाता है। कॉन्वेक्स हम उत्तल बोलते हैं, कॉनकेव मतलब अवतल। अवतल मतलब कि जो अंदर की ओर घुसा होता है। तो अंदर की ओर घुसा हुआ कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, जी मैम। और ये उत्तल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं उत्तल, मतलब कि उठा हुआ भाग। तो उत्तल मतलब होता है ग्रेटर कर्वेचर, नीचे होता है आपका लेजर कर्वेचर, ठीक है। आया समझ में इतना? जी। एक सेकंड रुकिए, लाइट है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट, हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, हमारा स्टमक किसके बाद पाया जाता है? ईसोफेगस। तो ये आपका ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस के अंत होते ही, जैसे ही टर्न मारता है ये, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्यों बोलते हैं कार्डियक नोच? क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है भाई? हार्ट के पास इसीलिए कार्डियक नोच बोला जाता है, यहीं पर कार्डियक आपको फिक्स होता है, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है हमारे स्टमक का, उसको हम बोलते हैं कार्डियक। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज कार्डियक। कार्डियक, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है फंडस। कौन सा होता है? फंडस। तीसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी। फिर होता है आपका पाइलोरस, ये होता है पाइलोरस। अब यहाँ पर चूंकि कैनाल है, इसलिए पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका पाइलोरस। तो कार्डियक के पास हमारा था, इसलिए वहां पर कार्डियक स्पिंचर पाया जा रहा था। अब स्टमक के एंड में कौन सा पार्ट है? पाइलोरस। तो कौन सा स्पिंचर पाया जाएगा? पाइलोरिक स्पिंचर। कौन सा? पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईसोफेगस और स्टमक के बीच पाए जाने वाले स्पिंचर का नाम क्या है? ईसोफेगस और स्टमक के बीच पाए जाने वाले स्पिंचर का नाम क्या है? कार्डियक स्पिंटर। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा, स्टमक और ड्यूडेनल मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच पाए जाने वाले स्पिंचर को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। पाइलोरिक कंप्लीट होता है यहाँ पर से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को हम ड्यूडेनल कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो ह्यूमन स्टमक में 2 स्पिंचर पाए जाते हैं। अगर स्टमक बस की बात करेंगे तो 2 स्पिंचर है। अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो 5 स्पिंचर पाए जाते हैं, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगे 5 या हाँ 5 ही, ठीक है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन में 2 स्पिंचर पाए जाते हैं। स्पिंचर मतलब वॉल्व। ये वॉल्व का काम करते हैं। पहले का नाम है कार्डियक स्पिंचर या फिर कार्डियक वॉल्व, दूसरे का नाम है पाइलोरिक स्पिंचर या फिर पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ईसोफेगल ट्रैक से ये खाना आता है इधर, ठीक है, अंदर आ गया, और ये ट्रैक हमारा बंद हो जाता है। फिर खाना नीचे की ओर जाता है, अंदर। और अगर हम खाना खाते हैं तो ये दोबारा उसको भेजने का काम नहीं करता और ये बंद हो जाता है। जैसे ही खाना चला गया अंदर, ये बंद हो जाएगा। और अगर हमें वॉमिटिंग की कंडीशन होती है तो क्या होता है, पाइलोरिक खुलता नहीं है, बंद हो जाता है, और ईसोफेगस खुलता है, इसलिए ऊपर हमको नोजिया और वॉमिटिंग या ब्लॉटिंग होने लग जाती है। अब देखिए, कार्डियक स्पिंचर किन के बीच पाया जाता है? और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। पाइलोरिक स्पिंचर स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। एक चीज बताएगी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार, कि खाली स्टमक में हमारे कुछ फोर्स पाए जाते हैं। जब आप खाना नहीं खाते हो
तो आपके स्टमक में कुछ फोल्डेड पार्ट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रज, और यहीं पर आपकी गैस बन जाती है जब आप खाना नहीं खाते। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैस कहाँ पर बनती है, पूरे शरीर में गैस बनने का जगह कौन सी है, तो वो कौन सी है? स्टमक। स्टमक। और स्टमक का भी कौन सा पार्ट है? फंडस पार्ट, याद रखिएगा। स्टमक के फंडस पार्ट में गैस बनती है जनरली, ठीक है। तो जब हमारा पेट खाली रहता है तो कुछ रेजेस पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रज, जो विंकस होते हैं, ये झुर्रियों की तरह नजर आती है, ठीक है, ये झुर्रियां जो आपको दिख रही है। तो इन स्टमक जो हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है और गैस्ट्रिक झुर्रियां नहीं पाई जाती। मान लीजिए जनरली खाना नहीं है तो झुर्रियां पाई जाएंगी, खाना खा लेंगे तो झुर्रियां क्या होंगी? हट जाएंगी, होंगी ना। जैसे आप खाना खाओगे तो झुर्रियां हट जाएंगी कि नहीं हटेंगी? जी आप मैम। लोग बलून लो, बलून लेते हैं हम, बलून में हम क्या करते हैं? हवा भरते हैं। तो बलून जब भरता है तो वो क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जब उसको पिचका देते हैं तो 2 बार अगर आपको तो पिचका देते हो तो बलून कैसा हो जाता है? झुर्रियां झुर्रियां उसमें आ जाती कि नहीं आती है? जी बलून मैम। ला के जब आप पिचकाते हो, है ना, तो वैसे जब हम खाली पेट रहते हैं तो झुर्रियां झुर्रियां बनती है। जब हमारा खाना भर जाता है तो झुर्रियां गायब हो जाती है। लेकिन अगर किसी को देखना है कि स्टमक में कैंसर है या नहीं, तो क्या होता है? स्टमक में नॉर्मल कंडीशन में झुर्रियां बनती हैं, लेकिन अगर आपको कैंसर है तो ये झुर्रियां नहीं बनेंगी। तो इस कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं कि ये कैंसर का फर्स्ट सिम्टम है, झुर्रियां ना बनना, ठीक है। झुर्रियां बनना जरूरी है, खाना कुछ नहीं रहेगा तो झुर्रियां तो बनेंगी ही, लेकिन जब ये नहीं बनता है तो कैंसर का ये एक सिम्टम माना जाता है, ठीक है। ठीक है जी, जी मैम। हाँ याद रखिएगा। अब मैं आपको ये आगे का कल पढ़ाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, स्टमक में मतलब आपको, तो ये मैं जी आपको, मैम। ठीक है। चलिए ज्यादा भी नहीं पढ़ाती, नहीं तो आपका खाना बाहर आ जाएगा आपका स्पिंचर काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, कल भाई, कल 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 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ब्रेन, जी मेरे मैम। ख्याल से ब्रेन के सारे स्पिंचर काम कर रहे होंगे, ब्रेन होल्ड करके रखा होगा, बाहर तो नहीं निकल रहा। नहीं मैम। हाँ ठीक है, चलिए। तो सभी लोग डाइजेस्ट सिस्टम यहाँ तक पढ़ के आएंगे, ठीक है। अब हम शांति पाठ करते हैं, फिर सभी लोग देखते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में मेरे साथ, महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms. Very good. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. आप सब लोग सुखी रहे, आपका दिन मंगलमय हो, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। सब लोग थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।